आज मुझे पहली बार ये लगा कि मराठी आनी चाहिए और अच्छी आनी चाहिए, क्योंकि महाराष्ट्र से मेरा संबंध दो चीज़ें मुझे महाराष्ट्र की बहुत पसंद हैं, एक बाकरवाड़ी और एक सुनील गावस्कर। अब इसके बावजूद मैं मराठी नहीं सीख पाया तो ये मेरी अपनी कमी है। मुझे औपचारिक होना नहीं आता, और जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसके अंदर औपचारिक होने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मेरे बड़े यहाँ मौजूद हैं तो कुछ इसका मान रखते हुए मैं बाबा आढव, शमसुद्दीन भाई, जमीर भाई, शारदा बहन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आपके बीच में रख सकूं। मैंने ये सोचा था कि मैं अपना जो लेक्चर है उसको लिख लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि ये मन की बात हो जाएगी, तो इसलिए मैं बोलूँगा, और मैं कम बोलूँगा, क्योंकि हम जिस समाज से आते हैं बोलने वालों का समाज है, सुनने वालों का नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगा कम बोलूँ और हम आपस में संवाद कर पाएँ। ये संवाद की पद्धति महात्मा फूले की भी है और हामिद दलवाई की भी है। गुलाम गिरी की जो किताब है वो संवाद की शक्ल में लिखी हुई है, हम सभी जानते हैं। और हामिद दलवाई का जितना भी लेखन मैं मराठी में नहीं पढ़ा है, अंग्रेज़ी में ही पढ़ा है, उसमें बुनियादी बात जो है वो संवाद की है। तो संवाद किया जाए, किसी के पास भी पूरा सच नहीं होता। मेरे पीछे क्या है मुझे नहीं पता, आपके पीछे क्या है मैं देख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हम सभी इसी हॉल में हैं और सबका सच अलग अलग है। तो फिर शोधन किस चीज़ का, सत्य शोधक का अर्थ क्या है, पहली चीज़ मैं इस पर थोड़ी सी बात रखूँगा। दूसरी बात ये कि अगर हम अपने महान विचारकों का अनुसरण करने लगें तो उस अनुसरण और भक्ति के अंदर फ़र्क हमें करना पड़ेगा। तो तरीका क्या हो उनके विचारों तक पहुंचने का, दूसरी बात मैं ये रखूँगा। और अंतिम बात कि आज के हमारे क्या सवाल हैं, उन सवालों पर थोड़ी सी चर्चा। मैं मुस्लिम राजनीति और भारतीय लोकतंत्र पर का शोधार्थी हूँ, और ज़्यादा बात मैं भारतीय लोकतंत्र पर रखूँगा। मुस्लिम राजनीति पर अगर आप चाहेंगे तो कुछ बात हम बाद में कर लेंगे। ये मुझे इसलिए ज़रूरी लगता है कि अपनी किताब मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया में हामिद दलवाई एक बड़ा दिलचस्प सा उदाहरण देते हैं जॉर्ज फर्नांडिस का, और वो कहते हैं कि वो कैथोलिक हैं लेकिन बात समता की करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये तरीका ठीक है कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं बात समता की करूँगा, मुसलमान की बात होती रहेगी। जैसे कि इस विषय पर मैंने जो आपको यहाँ अपना टॉपिक दिया था वो यही था कि सत्य शोधक, मुस्लिम सत्य शोधक विचार आखिर क्या है और इसकी आज के भारत में क्या प्रासंगिकता है। सबसे पहली चीज़ जो मैं शुरू करना चाहता हूँ वो ये कि मैं हामिद दलवाई के जितने भी लेखन से परिचित हूँ तो उसको सत्य शोधक की परिधि में लाने में मुझे कुछ परेशानियां लगी, और वो मेरी अपनी समझ की परेशानियां हैं। और मुझे लगता है कि क्योंकि हम अनौपचारिक रूप से बात कर रहे हैं इसलिए मैं अपनी परेशानियां भी आपसे साझा करूं। पहली परेशानी जो है वो ये है कि हामिद दलवाई का लेखन मूल तौर पर, और बार बार ये कहते हैं, याद दिलाते हैं, अनुभव प्रेरित है। वो कहते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं कोई पॉलिटिकल थ्योरिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई दार्शनिक नहीं हूँ। ये बहुत सफाई की बात है, और इसी सफाई से मैं भी ये बात कहना चाहता हूँ कि मैं एक्टिविस्ट नहीं हूँ, मैं पॉलिटिकल थ्योरिस्ट हूँ और मेरा धंधा शोध का है। तो हम दोनों अलग अलग जगह से आ रहे हैं, तो ये टकराव नहीं होना चाहिए, इसमें सामंजस्य पैदा कैसे किया जाए, ये मेरी पहली दुविधा है, और ये ईमानदारी की दुविधा है। मैं ये कैसे कह दूं कि मैं आज अपना इस तरह से हाथ उठाकर कि मैं इसका आंदोलनकारी नहीं, मैं पेशेवर शोधार्थी हूँ, इस काम को करने के मुझे पैसे मिलते हैं और मैं अपने पेशे के लिए ईमानदार हूँ। हामिद दलवाई की दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है, लेकिन इसमें एक बातचीत होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, और ये ईमानदारी की बातचीत होनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि वो एक्टिविस्ट हैं, कार्यकर्ता हैं,
इसलिए वो अमल प्रधान है, वो कृत्य की ओर उनका ज्यादा जोर है, इसलिए उनके लेखन में एक उग्रता है और उस उग्रता का सम्मान होना चाहिए। लेकिन जब मैं अपना लेखन देखता हूं तो बिल्कुल उल्टा है, मेरे लेखन में उग्रता नहीं है, उसके अंदर विश्लेषण है। तो एक उग्र तर्क और एक विश्लेषण का रिश्ता कैसे बने, ये दूसरी दुविधा है। तीसरी दुविधा यह है कि हामिद दलवाई का समाज या दुनिया अलग है, मेरी दुनिया अलग है। हामिद दलवाई के समय में यह संभव है कि हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बराबर रखा जाए, लेकिन हमारी दुनिया में मुस्लिम सांप्रदायिकता का चरित्र उतना खुलकर सामने नहीं आता है और उसका रिश्ता हिंदू सांप्रदायिकता के साथ कैसा है वो कहीं धूमिल सा हो गया है। तो दोनों का संदर्भ अलग है। इसीलिए आज की जो हम बात करें वो इस विषय पर जो ये टकराव की स्थिति ना होकर, ये और एक और फायदा हामिद दलवाई को है जो हमें नहीं है, वो ये है कि वो अक्सर नेहरू का उदाहरण देते हैं, जेपी का उदाहरण देते हैं। याद रखिए ये उस दौर की बात है जहां पर कि जेपी और नेहरू स्वीकार्य हैं। हमारे दौर में ना तो जेपी की कोई बात करता है और नेहरू पूरी तरह से अस्वीकार्य है। ये एक और फर्क है, एक और दुविधा है जिसका हमें जवाब देना पड़ेगा। अगर हम इन सवालों को छोड़ देंगे तो हम में और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के भक्तों में कोई फर्क नहीं रहेगा, ये मुझे लगता है। ठीक है, और क्योंकि हम इसको करते हैं तब सवाल ये होता है कि आखिर हमको करना क्या चाहिए। अगर ये दुविधाएं हैं तो इनका जवाब क्या हो, इनको हम कैसे सॉल्व करें। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो महात्मा फुले हों, चाहे वो गांधी हों, चाहे वो अंबेडकर हों या हामिद दलवाई हों, ये लोग हम इनको महान मानते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम महान क्यों मानते हैं। और इनकी महानता इसलिए है कि इन्होंने अपने समय के सवालों को इस तरह से उनका जवाब ढूंढा कि वो ना केवल उनके समय के सवालों का जवाब दे सकते हैं, बल्कि वो उस परिधि से बाहर आकर हमारे सवालों के लिए भी प्रासंगिक हो जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम सिर्फ फूल चढ़ाएं और कह दें कि हम इनको मानने वाले हैं तो भक्ति और इसमें कोई फर्क नहीं होगा। लेकिन अगर हम ये ध्यान से देखें कि उनके सवाल क्या थे और उन सवालों को जानने का उनका तरीका क्या था, तो शायद हम उनसे इंगेज कर पाएंगे, उनसे बातचीत कर पाएंगे। विचारक कभी मरते नहीं, और क्यों नहीं मरते? क्योंकि उनकी पद्धति नहीं मरती। जाहिर सी बात है, फूले जिस जमाने में बात कर रहे हैं बलिराजा की, वो बलिराजा की कल्पना आज के समाज में बिल्कुल भी नहीं। तो मैं अगर गुलामगिरी पढ़ूं तो मुझे अपने सवाल पता होने चाहिए। फूले के सवाल तो उन्होंने जवाब दे ही दिया है, पद्धति क्या है। और ये पद्धति हमारे जैसे अक्सर पूरी किताब में कम से कम 15-20 जगह पर हामिद दलवाई मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया में कहते हैं कि मुसलमानों में कोई गांधी पैदा नहीं हुआ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो पद्धति की ओर इशारा कर रहे हैं, और एक जगह तो उन्होंने काफी विस्तार से उसको लिखा भी है। तो हमें पद्धति पता होनी चाहिए कि आखिर फूले की पद्धति और उसके बरक्स जो उसकी प्रैक्टिस है, उसका अमल है, हामिद दलवाई में कैसे हुआ है। अगर हम उसकी पहचान कर लेंगे तो शायद हम उनका जो अनुसरण करने वाली बात है उससे निकलकर उनसे इंगेजमेंट वाली बात मुझे लगता है कि वो कर पाएंगे। इस चीज को समझने के लिए मुझे लगता है कि रूपरेखा तैयार करनी पड़ेगी, एक फ्रेमवर्क इसको अंग्रेजी में कहा जाता है। अब ये जो बात मैं आपके सामने रखने चाह रहा हूं वो मेरी समझ है फूले की और दलवाई की। ये समझ मेरी है, ये सवाल मेरे हैं जो गलत भी हो सकते हैं, इसलिए संवाद जरूरी है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सत्य शोधक शब्द जब भी हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके 4 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ होता है सत्य का शोधन और उसकी निरंतरता। सत्य का शोधन, सच जो है, जैसे मैंने जो उदाहरण दिया था कि मैं अपने पीछे नहीं देख सकता और आप अपने पीछे नहीं देख सकते, हम सब यहीं पर हैं, लेकिन हमारा सच अलग अलग है, इसलिए सच की एक निरंतरता है। सत्य की खोज जो है वो किसी एक मुकाम पर पहुंचने की नहीं है, कभी एक जगह जाकर हम रुक जाएं। सत्य हमारी रोजमर्रा की कोशिश है जिसको हम हमेशा ढूंढते रहने की निरंतरता हमारे अंदर होनी चाहिए। अगर हमने सत्य की निरंतरता को छोड़ दिया तो फिर
हम सच की खोज नहीं कर रहे, बल्कि हम कहीं जाकर रुकने की बात कर रहे हैं। सत्य लगातार, उसकी निरंतर खोज जरूरी है। सत्य शोधक का मतलब मेरी नजर में पहला मतलब यही है, सत्य की निरंतरता, निरंतर खोज। दूसरी बात, सत्य शोधन का संदर्भ। जैसे मैंने कहा कि हामिद दलवाई को जब भी मैं पढ़ता हूं तो मैं थोड़ा सा, मुझे लगता है कि उनका संदर्भ मेरा संदर्भ अलग है। इसीलिए सत्य की कोई तयशुदा परिभाषा नहीं है और बदलते कालखंड में सत्य बदलता रहता है। हामिद दलवाई का सच अलग था, हमारा सच अलग है, और इसीलिए मैं पद्धति पर बार बार लौट रहा हूं कि पद्धति से उस सच की, तो सच का संदर्भ अनुकूल होना। पहली बात, सत्य की खोज की निरंतरता, ये सत्य शोधक का मुझे ऐसा लगता है पहला अर्थ है। दूसरा, सत्य शोधन का संदर्भ की पहचान। तीसरी बात, सत्य शोधन की ऐतिहासिक पड़ताल। अब ये थोड़ा सा मैं इसको विस्तार से समझाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैं समझाने वाला कौन हूं, बताना चाहता हूं। जब हम कहते हैं कि ऐतिहासिक पड़ताल, तो आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊंगा, और ये मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया में कई जगह पर दलवाई कहते हैं कि हमें हिस्टोरिकली कॉन्स्टिट्यूटेड ट्रुथ को देखना चाहिए। सच हमेशा उसका अपना एक इतिहास होता है और वो उसी इतिहास से निर्मित होता है। महात्मा फूले ने जब गुलामगिरी लिखी थी तो वो सवाल, उन आज के सवालों को, वो जो उनका सच है उसकी पड़ताल करने के लिए वो एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की गणना करते हैं, और उस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में आज के सवालों को वो रखकर और उसके बाद उनके अर्थों को निकालने की कोशिश करते हैं। यहाँ इतिहास के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि हम ये मानकर चलें कि जो कुछ भी इतिहास में हुआ वो पूरी तरह से आज के लिए कारगर होगा। एक अर्थ में इतिहास का इस्तेमाल ऐसे होता है, और दूसरे अर्थ में इतिहास का इस्तेमाल इस तरह से होता है कि प्रत्येक जो परिघटना है उस परिघटना के निर्माण का अपना एक इतिहास है। हामिद दलवाई के लेखन में हमें परिघटना के निर्माण का एक सच नजर आता है। इसलिए जब भी हम सत्य शोधन की बात करें तो हमें उसकी ऐतिहासिक पड़ताल करनी जरूरी है, जो मैं आगे स्पष्ट करूंगा। अंतिम बात, चौथा आयाम सत्य शोधन का, वो है सत्य शोधन का खुलापन। यानी सत्य शोधन एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम ये नहीं कहेंगे कि इतने पर तो ये बात नहीं जा लागू होगी, यानी हम एक डिवाइडिंग लाइन खींच देंगे और ये कहेंगे कि हमारे सत्य शोधन की परिभाषा केवल यहाँ पर है। जैसे मुसलमानों के बारे में हामिद दलवाई कहते हैं कि वो सब बातें बहुत बढ़िया हैं, और आज के संदर्भ में ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज जो जिसे कहा जाता है कि हिंदू पहचान की उग्रता के लिए ये ज़रूरी हो गया है कि मुसलमानों को टारगेट किया जाए। लेकिन ये जो टारगेट होने वाली जो पूरी राजनीति है, इसने एक नए विमर्श को जन्म दिया है, जिसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है मुस्लिम विक्टिमहुड की मानसिकता। यानी एक ऐसी मानसिकता जिसमें मुसलमान हमेशा विक्टिम है। लेकिन ये विक्टिमहुड की जो मानसिकता है वो परेशानी की मानसिकता है, क्योंकि सारे मुसलमान विक्टिम नहीं है, सारे मुसलमान विक्टिम नहीं है। ये बात की पहचान हमें विविधताओं की ओर लेकर जाती है। तो ये बात वो बार बार कहते हैं मुस्लिम पॉलिटिक्स इन इंडिया के अंदर कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है हम अपने सत्य के शोधन के लिए अपने तर्कों के खुलेपन का इस्तेमाल प्रत्येक परिघटना पर करें। हम ये ना कहें कि अभी टारगेट हो रहे हैं मुसलमान तो उनके बारे में कोई बात मत करो, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी भी जो मुसलमानों का इलीट है, अगर उसके बारे में बात नहीं की जाएगी तो हम भारत में वर्तमान सांप्रदायिकता के अर्थ को नहीं समझ सकते। इसलिए सत्य शोधन के लिए तार्किक खुलेपन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ये पावर पॉइंट नहीं है, मैं एक बार फिर आपको दोहरा देता हूं, और ताकि हम अगली बात थोड़े स्पष्ट कर पाए। सत्य शोधन की निरंतरता सत्य शोधक का पहला अर्थ है। निरंतरता वो लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है। सत्य शोधन का संदर्भ, यानी किस संदर्भ में हम सत्य शोधन कर रहे हैं। सत्य शोधन की ऐतिहासिक पड़ताल, हमें हिस्टोरिसिस्ट होना पड़ेगा,
हिस्टोरिकल रिडक्शनिज्म नहीं करना पड़ेगा, ऐतिहासिक तौर पर सत्य कैसा बना है जिसकी हम पड़ताल कर रहे हैं, और अंत में सत्य शोधन का खुलापन। ये 4 आयाम मेरी नज़र में सत्य शोधक शब्द की परिभाषा से निकलते हैं। मेरी अपनी समझ जो महात्मा फूले के लेखन से निकलती है, मैं मराठी नहीं जानता, मैं बार बार कह रहा हूं, और हामिद दलवाई के अंग्रेजी लेखन से जो निकलती है। अब सवाल ये होता है मुस्लिम सत्य शोधक क्या है? अभी तक तो सत्य शोधक की बात हो रही थी, क्योंकि भागना नहीं है ना। अगर हमने ये कह दिया कि सत्य शोधक का मतलब और मुसलमान दे रहा है सत्य शोधक का लेक्चर, तो मुस्लिम सत्य शोधक तो अंडरस्टूड है, समझ में आने वाली बात है। नहीं, इसका स्पष्टीकरण जरूरी है। मुस्लिम शब्द आखिर सत्य शोधक के साथ में कैसे लगाया गया, इसके इतिहास में जाने की भी जरूरत नहीं है। इसकी प्रासंगिकता आज क्या है वो जानना जरूरी है, और वो क्या है मेरे हिसाब से। गांधी एक जगह बहुत दिलचस्प बात कहते हैं अपने हिंदू धर्म के बारे में। वो ये कहते हैं ना तो ये एक्सीडेंट है, दुर्घटना भी नहीं है, और ना ही ये कोई सौभाग्य की बात है, ये एक परिघटना है, एक हो गई। जैसे मैं अपने आप को मुसलमान मानता इसलिए हूं कि मैं एक मुस्लिम परिवार में पैदा हो गया। इसमें ना तो मैं ये मानकर चल रहा हूं कि मेरे ऊपर अल्लाह ने बहुत बड़ा एहसान कर दिया, और ना ही मैं ये मानकर चल रहा हूं कि ये हाय क्या हो गया कि इस दौर में जबकि हर जगह हिंदुत्व हो रहा है, मैं मुसलमान क्यों पैदा हो गया। ये एक्सीडेंट भी नहीं है, और ये कोई किसी तरह का एक बहुत बड़ा एक ये भी नहीं, परिघटना है। और क्योंकि ये परिघटना है इसलिए ये मैंने अपने लेखन में इस बात का जिक्र किया है, अपनी जो किताब है अल्लाह नाम की सियासत, उसमें मैंने कहा कि ये मेरा लेबल है, और ये लेबल की चॉइस, ये इसकी जो इस लेबल को मैंने नहीं चुना, ये मुझे दे दिया गया। जैसे भारत में पैदा होना मैंने नहीं चुना, है ना, जैसे बहुत सारी पुरुष होना मैंने नहीं चुना, ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो हो गई। अब ये हो गई तो मैं इससे नफरत नहीं करूंगा, इसके अंदर जो बिगाड़ है उसका सुधार करूंगा। यही शब्द हामिद दलवाई के भी हैं जब वो ये कहते हैं कि वो मुसलमान क्यों हैं। इसलिए मुस्लिम सत्य शोधन के ये 4 आयाम किसी के भी धर्म के साथ आड़े नहीं आते, क्योंकि धर्म जो है वो एक ऐसी घटना है जो हो जाती है, उसमें हम उस घटना के साथ जुड़ते नहीं हैं आमतौर पर। अब इसमें मैं कन्वर्जन की बहस में नहीं जाऊंगा, क्योंकि उससे फिर ये जो विमर्श है हमारा वो दूसरी दिशा में चला जाएगा। मुख्य बात यह है कि क्योंकि ये मेरी अपनी धारणा है कि मैं इस परिवार में, इस समाज में पैदा हुआ हूं, और मुझे इस समाज की अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों पता हैं, तो इसीलिए इस समाज की बुराइयों के लिए भी मैं उतना ही जिम्मेदार हूँ जितना कि इस समाज की अच्छाई के लिए। और ये समाज वृहत्तर भारतीय समाज का हिस्सा है, इसलिए भारतीय समाज की अच्छाइयों बुराइयों के लिए भी मैं उतना ही जिम्मेदार हूं जितना कि मुस्लिम समाज की अच्छाइयों बुराइयों के लिए। इसीलिए मुझे पूरा हक है ये कहने का कि अगर कोई हिंदू गलत काम करता है तो मैं मुसलमान होकर उसे रोक सकता हूं, और इसी तरह से किसी भी सत्यशोधक हिंदू के लिए यह जरूरी है कि वो मुसलमान की गलत बात को गलत कहे। ठीक है, तो ये हुआ अर्थ। अब अगर हम दोबारा सत्यशोधन के अपने 4 आयामों पर लौटें, तब एक और सवाल पैदा होता है। वो सवाल क्या है? और वो सवाल बहुत ही ज्यादा दिलचस्प सवाल है। वो सवाल ये है कि हम मानकर चलते हैं कि हम अपने आज को जानते हैं, वो हम मानकर चलते हैं, और इसीलिए हम अक्सर एक चीज में फर्क नहीं करते, और वो चीज है, अंग्रेजी में अगर कहूं तो व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी। हम व्हाट ऑट टू बी वाले डायरेक्शन में चले जाते हैं, क्या होना चाहिए। और क्योंकि हमारे समाज में हमारा समाज जवाबदेह समाज है, जिम्मेदारी लेने वाला समाज नहीं है। हमारा समाज जवाब दे सकता है। अभी हम इस सभा को विक्षिप्त सा कर दें तो हर किसी के पास जवाब है, लेकिन सवाल क्या है? हम अपने सवाल नहीं खोजते। यही फर्क हामिद दलवाई और हमारे बीच में है, यही फर्क महात्मा फूले और हमारे बीच में है। वो लोग अपने सवालों के प्रति बड़े सचेत थे, वो सवाल ढूंढ रहे थे, हम जवाब ढूंढ रहे हैं। तो हमको इससे बचना पड़ेगा। हमें सवाल जवाब नहीं ढूंढने, पहले हमें सवाल का पता होना चाहिए। और ज्यादातर समय हम अपना इस विषय पर बर्बाद करते हैं कि क्या होना चाहिए, और खास तौर से राजनीति में, शिक्षा में। धर्म की बात आजकल नहीं करेंगे,
शिक्षा और राजनीति, श्रीलाल शुक्ल का बड़ा मशहूर उपन्यास है हिंदी में, क्या नाम है उसका, देखिए कितना बढ़िया, राग दरबारी, नाम मुझे भी याद था। राग दरबारी में एक जगह वो कहते हैं कि शिक्षा ऐसी कुतिया है जिस पर हर कोई अपनी लात जमाने का हक रखता है। इसी तरह भारतीय राजनीति भी है। हम ये मानकर चलते हैं कि हम राजनीति जानते हैं, जबकि ये पॉलिटिकल साइंटिस्ट होने की वजह से भी कह रहा हूँ मैं, क्योंकि हमारा धंधा बंद हो जाएगा अगर आप सब राजनीति जान जाएंगे तो, लेकिन हम नहीं जानते हैं। तो हमारे सवाल क्या है, इन सवालों को मुझे लगता है कि अच्छी तरह से कुरेदने की जरूरत है। अब मैं अपने सवाल बताऊंगा, जरूरी नहीं कि आप सबके सवाल हों, आपके सवाल अलग भी हो सकते हैं। आप सत्य शोधन की जो मैंने 4 आयामों का जिक्र किया, तो वो ऐसे आयाम है जिसके आधार पर कोई भी व्यक्ति अपने सवाल निकाल सकता है। मैंने 4 निकाले हैं, ठीक है। पहला सवाल है लोकतंत्र की प्रासंगिकता का, दूसरा सवाल है आर्थिक बराबरी का, तीसरा सवाल है धर्म और सेकुलरवाद का, और चौथा समाज की नैतिकता का। अब इसमें थोड़ी बात, क्योंकि आज की है इसलिए मैं इसको थोड़ा सिस्टमैटिकली, धीरे धीरे, व्यवस्थित तौर पर आपसे साझा करने की कोशिश करूंगा। लोकतंत्र का सवाल, वहां पर वो रखी है प्रियम्बल, जो ये लगी हुई है, हमें गिफ्ट भी की गई है ना, प्रस्तावना संविधान की। ये हमने कब से बांटनी शुरू की है? देखिए, कुछ कड़वे सवाल भी हो जाए तो बुराई नहीं है ना। ये कब से बांटनी शुरू की हमने? कब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया संविधान? बहुत जल्दी, बहुत नजदीक की बात है। हाँ, ऊपर ही कब? सन 5-1 साल है ना, उससे भी पहले 10 साल, मेरे हिसाब से 30 साल, 90 के बाद से। और ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जरूरी है। थोड़ा सा हम अपनी फिर दोबारा में ऐतिहासिक पड़ताल, अगर लोकतंत्र हमारी परिघटना है तो हम थोड़ा सोचें कि आखिर संविधान की पूजा करना हमने कब से शुरू कर दिया। याद रखिए, हामिद दलवाई के लेखन में संविधान बहुत कम आता है ना। फूले के समय में तो था ही नहीं, लेकिन दलवाई के समय में, अंबेडकर के लेखन में संविधान इस तरह से मैंने नहीं पढ़ा जैसे आज हम पढ़ते हैं। क्यों? कहीं कुछ है गड़बड़ ना? यही गड़बड़ मेरा पहला सवाल है। भारत में लोकतंत्र के 2 अर्थ हैं, मैं लिख चुका हूं, अगर आप चाहें तो ये सभी चीजें मैंने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से, अंग्रेजी में ज्यादा लिखी हैं, हिंदी में बहुत ही कम लिखी हैं, तो आप अगर चाहें तो उसको मैं आपसे साझा कर सकता हूं। जो लोकतंत्र की हमारी कहानी है, उसमें लोकतंत्र के भारतीय संदर्भों में 2 अर्थ उभर कर आए हैं। पहला अर्थ ये है, और हमें इसको थोड़ा सा सोचना चाहिए, कि आजादी से पहले भी हम लोकतंत्र की बात कर रहे थे, आजादी के साथ साथ, है ना। और ये 1930 में जब पूर्ण स्वराज्य की मांग कांग्रेस ने की, और उसमें सारे धड़े, अब सिर्फ सब क्रेडिट कांग्रेस को नहीं देना चाहिए, जो सारे धड़े राष्ट्रवादी आंदोलन के थे, उसमें कहीं ना कहीं पर एक चीज थी, हम एक हैं और हमें लोकतांत्रिक होना है। क्यों होना है, इस पर अलग अलग मत थे। आखिर लोकतंत्र क्या चीज है? अगर हम संविधान सभा की बहसों को देखें, और खास तौर से जो डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में जो उन्होंने जवाब दिए हैं, इसको इस नजर से भी जो लोग संविधान सभा की बहसों पर बात करते हैं, वो थोड़ा अगर जाकर देखें दोबारा कि अंबेडकर ने क्या क्या कहा था, बहुत दिलचस्प है अंबेडकर का। अंबेडकर की नजर में डेमोक्रेसी या लोकतंत्र एक जरिया है, एक माध्यम है, और ये एक भारतीय लोकतंत्र की कहानी में ये एक बड़ी घुटी हुई बात है। लोकतंत्र एक जरिया है किसी व्यापक सामाजिक परिवर्तन के लिए। लोकतंत्र साधन है, याद रखिए, लोकतंत्र साध्य नहीं है, लोकतंत्र साधन है किसी व्यापक सामाजिक परिवर्तन के। भारतीय संविधान की पूरी जो रूपरेखा है उसमें ये साधन मात्र ही है। लोकतंत्र साधन है, संविधान उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका एक जिसे कहा था मूर्त स्वरूप है, और वो कहीं कुछ और है जिसे हमें हासिल करना है। अब अलग अलग लोग उस हासिल करने की बात को अलग अलग कहते हैं, ठीक है। जैसे जेपी कहेंगे, जैसे नेहरू कहेंगे सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, समाजवादी समाज का ढंग की, हाँ। कम्युनिस्टों के लिए रेवोल्यूशन रही होगी,
ठीक है। जेपी की एक बहुत दिलचस्प किताब है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, 1959 में लिखी गई किताब है, और उसमें भी संविधान की पूजा नहीं है, बल्कि वो उन चीज़ों की ओर इशारा है जिससे समाज का और जिससे समाज में जो आगे जाकर उनके विचारों में एक और नई चीज़ आती है, संपूर्ण क्रांति 70 के दशक में, वो उस तक पहुंचने की कहीं शुरुआत हमें नजर आती है। लोहिया के विचारों में भी ये बात है। तो आखिर लोकतंत्र जो है वो 1990 से पहले तक एक साधन है किसी बड़ी चीज को हासिल करने का। लेकिन एक बड़ी दिलचस्प घटना होती है 1990 में। अब 1990 आते ही मुस्लिम सत्यशोधक समाज के सामने जब भी ये बात आती है तो कहीं ना कहीं बाबरी मस्जिद याद आ जाती है। लेकिन जो मामला है वो बाबरी से कहीं बहुत बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ी एक परिघटना घटती है और जिस पर कि बहुत चर्चा नहीं होती। वो क्या है कि राज्य का स्वरूप बदल जाता है। राज्य ये मानना छोड़ देता है कि लोकतंत्र साधन है। राज्य कहना शुरू करता है लोकतंत्र साध्य है, आपको लोकतंत्र की जरूरत है लोकतंत्र के लिए, ठीक है। और तब ये जो आइडिया है, ये जो विचार है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, सरकार द्वारा बहुत तेजी से फैलाया जाता है, ठीक है। और वो इतना तेजी से फैलाया जाता है कि अब आकर ये कहने की नौबत आ जाती है कि भारत दरअसल बड़ा लोकतंत्र नहीं है, बल्कि वो तो लोकतंत्र की मां है। थैंक्स टू नरेंद्र मोदी, भारत जो है वो लोकतंत्र की मां है। अब वो जो मां वाला ये तस्वुर है, जो ख्याल है, उसके ऊपर भी मैंने लिखा है कि उसमें कितनी ज्यादा इनकंसिस्टेंसीज हैं। जो ये आइडिया पूरा ICHR ने जो जिसको सर्कुलेट किया सरकारी महकमों में, उसमें ये पूरा मामला कितना गड़बड़ था, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर लोकतंत्र के ये दो जो अर्थ हैं, पहले अर्थ में लोकतंत्र एक साधन है किसी बड़ी चीज को हासिल करने के लिए, और वो बड़ी चीज क्या है, सामाजिक परिवर्तन। और सामाजिक परिवर्तन पर तकरीबन एक हमारा मत है, हम ये मानकर चल रहे हैं पूरे देश में, चाहे वो किसी भी विचारधारा को, हमें बदलना है, हमें अच्छा समाज बनाना है, ठीक है। लेकिन 1991 के बाद, 90 के बाद हम ये कह रहे हैं कि हमारा समाज जो भी हो, हमें अपना लोकतंत्र पर गर्व करना है। लोकतंत्र फॉर डेमोक्रेसी, फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी। ये इससे बड़ा विरोधाभासी कोई कथन हो नहीं सकता। डेमोक्रेसी फॉर द सेक ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी, तो और डेमोक्रेसी किस लिए, और डेमोक्रेसी किस लिए, क्यों लोकतंत्र की जरूरत है, हम चुप हो जाते हैं। और इसके परिणाम क्या होते हैं, ये मेरा पहला सवाल है। इसके दो परिणाम होते हैं। एक होता है कि हम और राज्य खास तौर से वो संविधान की अंधी भक्ति शुरू कर देता है। वो संविधान को ये नहीं देखता। याद रखिए, संविधान कोई, और खासतौर से अंबेडकर के संदर्भ में, संविधान कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप पवित्र किताब कहें। संविधान वो चीज है जो हमने मिलकर बनाई है, जिसमें परिवर्तन संभव है। वो बहुत अच्छा है, उसके कुछ मूल्य हैं, और उसमें परिवर्तन तभी संभव है अगर हम उसकी भावना को पहचानें। तो संविधान मेरे लिए पूज्य तभी है जब उसकी भावना के साथ अगर हम हैं। और अगर संविधान केवल एक भक्ति करने की चीज हो जाएगी तो फिर याद रखिए, इसी को मेरे जो एकेडमिक मेरा जो लेखन है उसमें मैं एक टर्म यूज करता हूं, हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। हिंदुत्व कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब है कि आखिर बीजेपी ने 1992-93 के बाद से अपना नजरिया बदल दिया संविधान को देखने का। इससे पहले वो बड़े अनकंफर्टेबल थे। 99 तक में वो ये बात कर रहे थे कि इसकी वर्किंग को चेक कर लो, ठीक काम करता है कि नहीं करता। वेंकट चलिया कमीशन बना था 1999 में। लेकिन 2013 में, उसका क्रेडिट जाता है नरेंद्र मोदी को, ये कहना शुरू किया गया कि संविधान के अंदर हमें दो चीजों को देखना पड़ेगा। एक, संविधान की भावना या प्रिंसिपल्स या वो बातें जो प्रियम्बल में हैं, और दूसरा रूल्स, एक्सेप्शंस। संविधान में बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। तो हमें ये चीजें जो प्रिंसिपल्स हैं या संविधान की भावना है उसको मानकर चलना है, सेटल्ड है, इस पर कोई बातचीत नहीं होगी। लेकिन संविधान को एक रूल बुक बना देंगे, तो अगर रूल बुक बना देंगे तो फिर कानून बाजी शुरू हो जाएगी जो पिछले 10 साल में हो रही है। इसलिए संविधान के प्रति हमारा जो नजरिया है उसको दोबारा जरा सोचने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राज्य द्वारा प्रतिपादित नीति
जिसमें कि संविधान एक प्रतीक बन गया है साध्य बनाने को लोकतंत्र के, कहीं वह तो नहीं है, और अगर वो नहीं है तो उसका विकल्प हम क्या सोच रहे हैं। मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, लेकिन हमें सोचना चाहिए। दूसरा जो इस लोकतंत्र की इस नई परिभाषा से हुआ वो था कि हमारा पूरा लोकतंत्र चुनाव केंद्रित हो गया। अब हर बात चुनाव पर होती है। जो जीतता है वो ये कहता है कि मुझे जनता का मत मिला हुआ है। ठीक है, याद रखिए हमारे यहाँ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, यानी अगर मैं और दो लोग हम चुनाव लड़ रहे हों और मुझे 51% मत मिल जाए और मेरे विरोधी को 49% मत मिल जाए तो मैं जीता रहूंगा, लेकिन मैं 49 का प्रतिनिधि रहूंगा ये मानते हुए कि 49 मुझसे खुश नहीं थे। अब ये विमर्श खत्म हो गया। अब अगर मैं एक वोट से भी जीतता हूं तो मैं जीतता हूं। अगर मैं 33% वोट लेकर भी इस देश में सरकार बनाता हूं तो मैं ये कहता हूं कि डिसाइसिव लीडर आ गया। अगर मैं 37% वोट लेकर भी चुनाव में सरकार बनाता हूं और सरकार का नाम होता है एनडीए, तब भी हम ये कहते हैं कि डोमिनेंट पार्टी आ गई। तो कहीं विमर्श में गड़बड़ है, सोचने की जरूरत है। ये मेरा पहला सवाल है। अब मेरा दूसरा सवाल है आर्थिक बराबरी का। और ये जो सवाल निकले हैं ये उसी तरह से मैंने निकाले हैं जिस तरह से जो 4 आयाम मैंने सत्यशोधक के एक फ्रेमवर्क डेवलप करने की कोशिश की थी, उसी से निकाले हैं। दूसरा सवाल है आर्थिक बराबरी का। याद रखिए संविधान हमारा जो है उसमें 2 चीजें हैं, जैसे मैंने अभी भी कहा, रूल्स हैं और प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है, कुछ भावनात्मक चीजें हैं जो बड़ी बातें हैं और कुछ रूल्स हैं। और कई बार याद रखिए रूल्स और जो भावनाएं होती हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो हमेशा उनमें तारतम्यता नहीं रहता, उनमें विरोधाभास भी होता है। और एक चीज और याद रखिए, हमारे यहाँ जो कानून है, और आप बहुत सारे लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं इस चीज को, हमारे यहाँ जो कानून है वो कानून और संविधान, हमने सारे कानून तो अंग्रेजों के बदले नहीं थे। हमने एक नियम बना दिया था कि अगर कोई कानून संविधान की भावना के खिलाफ जाएगा तो वो कानून निरस्त कर दिया जाएगा। लेकिन वो कब होगा? अगर उसको चुनौती दी जाएगी, और अगर चुनौती नहीं दी जाएगी तो जिस कानून के तहत भगत सिंह को पकड़ा गया था उसके तहत मुझे भी पकड़ा जा सकता है। ठीक है, तो और वो संविधान की चुनौती जब तक आप कोर्ट नहीं आएंगे तब तक तो नहीं हो सकती। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज है संविधान की वो याद रखनी है कि प्रिंसिपल्स हैं और रूल्स हैं। रूल और प्रिंसिपल में हमेशा तारतम्यता नहीं होती। इसलिए यही वो हिस्सा है जहां पर कि सकारात्मक राजनीति होती है, और यही सकारात्मक राजनीति हमें हामिद दिलवाई की राजनीति में देखने को मिलती है। अब आर्थिक बराबरी के बाद जो प्रिंसिपल्स थे, अगर हम संविधान के अंदर देखें और खासतौर से प्रियम्बल और उसके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, उसमें एक चीज बार बार आ रही है, वो है लोकहितकारी राज्य। ऐसा राज्य जो कि लोकहित की बात करेगा, वेलफेयर स्टेट। ठीक, और वेलफेयर स्टेट में जो प्रिंसिपल है, जिस चीज के लिए ये लोकहितकारी राज्य बना है, वो है सामाजिक बराबरी। ठीक है, लेकिन सामाजिक बराबरी करते हुए संविधान कतई ये नहीं कहता कि आर्थिक बराबरी की बात नहीं होगी। अगर हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पे जाएं तो ये बात बार बार आती है कि आर्थिक बराबरी को कहीं ना कहीं पर हमें मान्यता एक प्रिंसिपल के रूप में, एक भावना के रूप में हमें उसको मानना पड़ेगा। आर्थिक बराबरी, सब बराबर है आर्थिक रूप से और सबका संसाधनों पर बराबर का हक है, ये संविधान कहता है। ठीक है, ये केवल इतनी सी बात कहना और मानना भर है। लेकिन 1991 के बाद जो भारत में राज्य आया उसने इस बात को दरकिनार कर दिया। और कैसे दरकिनार किया? और ये कहा जाने लगा कि अब राज्य जो है वो आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य हस्तक्षेप पहले जब भी करता था, याद रखिए भारत में कभी ऐसा नहीं था कि पहले स्वर्ग जैसी 1991 से पहले स्वर्ग था, नहीं। जो राज्य की मशीनरी थी वो लाल फीता शाही का शिकार थी, और इसके बावजूद भी जो निजी क्षेत्र था वो भी चल रहा था। ठीक है, 91 के बाद राज्य ने कहना शुरू किया कि जो आर्थिक क्षेत्र है उससे हम पीछे हट रहे हैं। हमारा काम आर्थिक क्षेत्र में अपना रोल निभाना नहीं है, बल्कि
हमें बाजार को फैसिलिटेट करना है। अब जैसे ही ये बाजारीकरण शुरू हुआ तब एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई। चुनौती क्या थी? एक तरफ आपका संविधान ये कह रहा है कि आपको सामाजिक और आर्थिक बराबरी बनानी है, दूसरी तरफ राज्य ये कह रहा है कि हमको सामाजिक आर्थिक बराबरी नहीं बनानी बल्कि हमें बाजार क्रिएट करना है, और भारत में बिना आप वेलफेयर किए पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। तो क्या करेंगे? उसका वे आउट क्या हुआ? उसका वे आउट हुआ सेक्टोरल एफर्मेटिव एक्शन। अब इसकी हिंदी थोड़ा मुश्किल है, मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। एफर्मेटिव एक्शन की हमें पता है भारत में जो याद रखिए, आरक्षण जो है केवल एक तरीका है एफर्मेटिव एक्शन देने का, केवल एक तरीका है, और 10 तरीके से आप एफर्मेटिव एक्शन दे सकते हैं। आरक्षण के अलावा राज्य ने सामाजिक समूहों को अलग तरीके से संबोधित करना शुरू किया 1991 के बाद। एक तरफ राज्य ने कहा कि अगर आप व्यक्ति हैं तो आप बाजार के नियमों से ही केंद्रित होंगे। आपको बाजार को जैसे एक बड़ा मशहूर फ्रेज था 91 से लेकर और नरेंद्र मोदी के आने के पहले तक कि मार्केट विल रेगुलेट इटसेल्फ, यानी बाजार अपने आप को स्वयं नियंत्रित कर लेगा। ये एक बहुत बड़ी भ्रांति है। कोई भी बाजार पूंजीवादी व्यवस्था में अपने आप को स्वयं नियंत्रित नहीं करता, उसके लिए राज्य के हस्तक्षेप की जरूरत होती है, चाहे वो SEZ हो या बहुत जिसको पॉपुलर किया जाता है मनरेगा हो। वो कहीं ना कहीं पे उसी फ्रेमवर्क से निकल रहा है जिसमें ये बात बार बार कही जा रही है कि बाजार अपने आप को रेगुलेट कर लेगा, और हम क्या करेंगे? जो सामाजिक रूप से पिछड़े तबके हैं उनको अलग अलग संबोधित करेंगे। हम महिला को अलग संबोधित करेंगे, हम OBC को अलग संबोधित करेंगे, और हम मुसलमान को भी अलग संबोधित करेंगे। हम सच्चर बना देंगे, हम रघुनाथ मिश्रा बना देंगे ताकि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज भी आ जाएं। हम ये कहेंगे और एकदम से हम बाबा साहब को सिंबल बना देंगे। याद रखिए, बाबा साहब को केवल हम और आप ही नहीं मानते हैं, बाबा साहब का एक बहुत बड़ा दुरुपयोग भी इस देश में लगातार चल रहा है, और वो 91 के बाद से भारत रत्न इतने देर से दिया गया बाबा साहब को, उसके पीछे की राजनीति हमें भूलना नहीं चाहिए। याद रखिए, एक ले दे के दिल्ली में स्टेडियम हुआ करता था, भीमराव अंबेडकर स्टेडियम। बहुत कम चीजें थी, लेकिन जो अंबेडकर का इस्तेमाल एक सिंबल के तौर पर सभी दलों ने करना शुरू किया, वो आखिर 91 के बाद ही क्यों शुरू हुआ? तो हम क्या करेंगे? इसको कहा जाता है सेक्टोरल अपीजमेंट। हम सेक्टर ये अपीज कर देंगे, आप मुसलमान हो तो आप ये रहो, आप OBC हैं तो आपको ये दिया जाएगा, आप दलित हैं, आप महिला हैं, और उससे ये होगा कि जो आर्थिक बराबरी का सवाल है तब उसके बारे में कहा जाएगा आप जाइए, मार्केट फ्री है। इसीलिए, और अंतिम बात ये दूसरे सवाल पर कहकर मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, वो ये है कि एक न्यू इंडिया नाम की चीज है, नया भारत। और खैर नया भारत तो मैं ही कह रहा हूं, उसका अनुवाद कर रहा हूं, नरेंद्र मोदी न्यू इंडिया कहते हैं। न्यू इंडिया बोल देते हैं, चलिए वो भी खुश रहे। तो न्यू इंडिया अगर आप मानने वाले हैं न्यू इंडिया के, तो आपको एक शपथ लेनी पड़ेगी, ठीक है? और वो शपथ क्या है कि मैं स्वच्छ भारत में सफाई कोई कूड़ा पड़ा होगा और डाल दीजिए, मैं उठा लूंगा तो फोटो खिंचवाने में मदद मिलेगी, वो उठा लूंगा, मैं स्वच्छ भारत के साथ रहूंगा। मैं उसकी नवी ये शर्त है, वो बहुत दिलचस्प है। वही शर्त शायद सबसे महत्वपूर्ण है इस बात को समझने के लिए, और वो अंग्रेजी में ये है, हिंदी वो नहीं करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, क्योंकि वो शर्त है कि आई विल बी जॉब क्रिएटर नॉट ए जॉब सीकर। मैं शपथ लेता हूं कि मैं नौकरी नहीं मांगूंगा और मैं न्यू इंडिया हो जाऊंगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उस पर लिखा है, वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं, NarendraModi.com के ऊपर। तो अगर ये बात हो कि मैं जॉब क्रिएटर बनूंगा, जॉब सीकर नहीं बनूंगा, तो इसका मतलब राज्य ये कह रहा है कि नागरिक से कि आपको कोई अधिकार नहीं है हमसे नौकरी मांगने का, ठीक है? और अगर आप हमसे नौकरी मांग रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं। और सारे राजनीतिक दल, इसमें आप केवल बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को शामिल मत कीजिए, तमाम राजनीतिक दल इस पूरी व्यवस्था पर उनका एक मत है। बहुत सारे लोग मनरेगा की बात करते हैं, तो क्या 100 दिन, मैं 100 दिन के लिए जिंदा रहने का अधिकार है? ये सिद्धांत की बात है।
सिद्धांत क्या ये होगा कि 100 दिन आप मुझे जिंदा रखने के लिए काम देंगे, 100 दिन के बाद मार्केट विल रेगुलेट इटसेल्फ। अगर ऐसा है तो कहीं आपके सिद्धांत में गड़बड़ है, और इस सिद्धांत पर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग रेडिकल लेफ्ट भी शामिल है। तो ये मामला बीजेपी का नहीं है, ये मामला नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये मामला पॉलिटिकल क्लास का है। पॉलिटिकल क्लास की पॉलिटिक्स को समझना जरूरी है। ये मेरा दूसरा सवाल है। अब तीसरा सवाल, और वो शायद ज्यादा प्रासंगिक लगे, शायद ज्यादा दिलचस्प लगे, क्योंकि वो धर्म से जुड़ा हुआ है। धर्म, मार्क्स ने कहा था अफीम है, लेकिन आगे भी कुछ कहा था। मार्क्स का सेंटेंस बड़ा कोट किया जाता है कि इट्स एन ओपियम टू द मासेस, लेकिन मार्क्स ने ये भी कहा था इज अ सोल ऑफ ए सोललेस सोसाइटी एंड हार्ट ऑफ ए हार्टलेस सोसाइटी। तो धर्म के दोनों मतलब हैं। धर्म की एक आध्यात्मिक पक्ष भी है और धर्म एक विचारधारा भी है। लेकिन हमारे यहाँ आज पिछले 10 सालों में, 20 सालों में धर्म कैसे माना जाता है, किस चीज को हम धर्म कहते हैं? जैसे मैंने कहा ना कि हम बहुत जल्दी, जैसे हमारे पास जवाब है, लेकिन सवाल क्या है? ठीक है, इसका एक उदाहरण, मैं एक दिन दिल्ली मेट्रो में जा रहा था और शाम का समय था। नोएडा आप शायद जानते होंगे, एक हब नाम है काफ़ी, जिसमें यंग लोग काफ़ी काम करते हैं, और वो सब लोग इस तरह से भरी हुई मेट्रो में इस तरह से उन लोगों ने ऐसे पकड़ रखा था। अचानक मेरी नज़र उन हाथों पर गई जो युवा हाथ थे, लड़के लड़कियों के, और उन सब में राशि की अंगूठी जो होती है, 90% हाथों में वो अंगूठियां थी, ठीक है, और उनके मोबाइल थे ऐसे, और जिसपे वो हॉलीवुड की फिल्म देख रहे थे। यानी हाथ में राशि का नगीना और नीचे हॉलीवुड फिल्म। ये कॉन्फ़िगरेशन है रिलीजन का। मजहब ऐसे ही होता है। तो इससे मुझे ख्याल आया कि हम अपने सर्वेक्षणों में क्यों नहीं सवाल पूछें। और याद रखिए, मैं CSDS से हूँ और हम सर्वेक्षण करते हैं। सुहास भाई, सुहास पलशिकर हमारे सीनियर हैं, मेरे गुरु हैं। तो सुहास भाई ने भी के बहुत सारे सवाल, हमने एक सर्वेक्षण किया 2017 में। उसके बाद प्यू रिसर्च ने भी हमारे साथ मिलकर, मैं उसका एडवाइज़र था, एक सर्वेक्षण किया भारत में धर्म और धार्मिकता के सवाल को। ये रिपोर्ट जो है वो प्यू की वेबसाइट पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उस पर मैंने काफ़ी लिखा भी है, मेरे लेख भी आपको अगर गूगल करेंगे तो मिल जाएगा। तो हमें ये लगा कि आखिर ये पूछा जाए कि आखिर धर्म किसको माना जाता है। तो लोगों से पूछा, आप भगवान में विश्वास करते हैं? भगवान हमारे यहाँ एकदम सॉलिड 97-98 भगवान है। सब कहते हैं हाँ जी मैं भगवान में विश्वास करता हूँ। उसको और प्रूव करने के लिए आगे हमने ये पूछा कि कौन से भगवान में विश्वास कैसे करते हैं। तो बताया, नंबर 1 शिव अभी भी हैं, नंबर 2 हनुमान। नहीं, जैसे अल्लाह जो है वो 10वें 11वें पायदान पर है, लेकिन टॉप जो है सबसे बड़े मानने वाले भगवान जो है वो भारत में शिव हैं, अभी भी शिव है, राम नहीं है। तब हमें ये लगा कि आखिर आप किस तरह से कहते हैं कि आप धार्मिक हैं। तो हमने ये सवाल पूछा कि भाई, और याद रखिए 1-2 लोगों से सवाल नहीं पूछा जा रहा है, ये 30,000 लोगों से सवाल पूछा जा रहा है। और जो हमारी सैंपलिंग होती है, जिस आधार पर हम अपने सर्वेक्षण के अंदर लेकर आते हैं, उसमें हम कोशिश करते हैं कि भारत की जनसंख्या में जितने मुसलमान हैं उतने मुसलमान हों, भारत की जनसंख्या में जितने दलित हैं उतने दलित हों, जितनी महिलाएं हैं, कोशिश करते हैं। और इन जो आंकड़े मैं अब आपके सामने रखने वाला हूँ, उन आंकड़ों पर आप शक कीजिएगा जरूर, क्योंकि सर्वेक्षण जो होते हैं वो इशारे होते हैं, वो फाइनल ट्रुथ नहीं होता। और हम तो बात सत्य शोधन की कर रहे हैं। सर्वेक्षण जो है वो एक इशारा है कि इस डायरेक्शन में हमें और रिसर्च करनी है। याद रखिए, हम सर्वेक्षण वाले हैं तब भी ये बात कह रहे हैं। आमतौर पर सर्वेक्षण जिस तरह से आता है ना वो इंडिया टुडे के ऊपर, या आजकल तो टीवी पर भी आता है, तो उस पर आप कतई विश्वास मत कीजिए। ये पूछिए सैंपलिंग क्या थी, आपने किस तरह से, आपका क्वेश्चनर क्या था इत्यादि, उस पर हम नहीं जाएंगे। तो मैं जो आपके सामने आंकड़े अब रखने वाला हूं, उसकी भूमिका केवल यही है कि हम ये जान लें कि किस तरह से आज के हमारे देश में, भारत में, और ये पूरे जितने भी यूनियन टेरिटरी, कश्मीर इंक्लूडेड, ये उस सर्वेक्षण का में आया था। तो हमने पूछा कि भाई अगर आप मुसलमान, आपके हिंदू होने की परिभाषा क्या है?
तो लोगों ने कहा कि मैं हिंदू इसलिए हूँ क्योंकि मंदिर जाते हैं एटसेट्रा। लेकिन जो हमारा, जब हमने उसको इकट्ठा किया उन जवाबों को, तो हिंदू होने की सबसे बड़ी पहचान गाय का मांस खाना या ना खाना है। 72% लोगों का मानना यह था कि अगर कोई व्यक्ति गाय का मांस खाता है तो हिंदू नहीं हो सकता। ठीक है, यानी गाय, मंदिर जाना, पूजा करना, भगवान में विश्वास करने से ज्यादा जरूरी है। ठीक है, यही सवाल हमने मुसलमानों से पूछा, और मुसलमानों से हमने पूछा कि कौन मुसलमान नहीं, तो 70% मुसलमानों ने कहा जो सुअर खाए वो मुसलमान नहीं है। तो गाय और सुअर डोमिनेट कर रहे हैं रिलीजियोसिटी को। जानवरों से अगर हमारा धर्म तय होना शुरू हो जाए तो आप समझिए हम कहां पहुंच चुके हैं। उसमें आध्यात्मिकता नाम की कोई चीज नहीं है। ठीक है, भले ही मस्जिद ना जाता हो, भले ही नमाज ना पढ़ता हो, भले ही अल्लाह को ना मानता हो, गोश्त सुअर का नहीं खाना चाहिए। ठीक है, भले ही वो कुछ भी करता हो, उसमें व्यभिचार कर रखा हो, महिलाओं को खूब अपनी बीवी को पीटता हो, लेकिन गाय का मांस नहीं खाएगा। तो गाय का मांस और सुअर का मांस हिंदू और मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान है इस सर्वे के अनुसार। इसको और हमें जानना जरूरी है, उस पर बाद में बात करेंगे। दूसरी बात, बिग फैट वेडिंग है ना। शादी हमारे यहाँ बड़ा जबरदस्त एक ये है, शादी को लेकर हमारे यहाँ फिल्में भी बनती हैं, और 85% भारतीयों का ये मानना है कि शादी में धूम धड़ाका होना चाहिए, बिग फैट वेडिंग। ठीक है, मुंडन भी इसी तरह से होना चाहिए। 75% भारतीयों का ये कहना है कि मुंडन सेरेमनी, या जो जैसे हर एक जगह पर जो पहली बच्चे का जो रिचुअल होता है उसको अच्छी तरह से मनाना चाहिए। ठीक है, तो ये मनाने का जो कल्चर है, याद रखिए 40 या 50 के दशक में जब धर्म सुधार आंदोलन चले तो इन बातों पर हमेशा सवाल उठा, शादी कैसी होनी चाहिए, आपके रिचुअल्स कैसे होने चाहिए, क्या ये रैशनल है या इनमें विवेक है। वो बात बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब हम शादी भी बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, मुंडन भी बहुत बढ़िया करना चाहते हैं, और सबसे दिलचस्प बात है कि हम अंतिम संस्कार भी बहुत बढ़िया करना चाहते हैं। 86% भारतीयों का कहना यह है कि अंतिम संस्कार प्रोसेशन बहुत अच्छे से होना चाहिए। और शायद आप लोगों को इस बारे में पता हो या नहीं हो, और क्योंकि मेरी दिलचस्पी जो है वो मॉन्यूमेंट्स के अंदर भी है, और मुझे मृत्यु बहुत दिलचस्प लगती है, मौत, और लोगों के मौत के प्रति बढ़ती हुई चीजें, है ना। जैसे मुसलमान कहते हैं कि ओहो यहाँ तो मूर्ति रख दी तो अब तो गड़बड़ हो गई, लेकिन हर एक मुल्ला इस वक्त में अपना वीडियो बना के डालता है, वो मूविंग इमेजेस के इमेजेस नहीं होती। हर एक मुर्दा जो मर चुका होता है उसकी फोटो लेना चाहता है। ठीक है, कब्रिस्तान के अंदर वीडियोग्राफी होती है। ये सब चीजें इस बात को दिखाते हैं कि कहीं ना कहीं पर जो समाज है वो दरअसल एक सा सोचता है। समाज के अंदर जब बुराई आती है तो पूरे समाज में आती है, एक हिस्से में नहीं आती है। अगर हम ये कहें कि अभी रेडिकल हिंदुत्व बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये जानिए कि पूरे समाज में रेडिकलिज्म पनपना शुरू हो चुका है। अब सवाल ये है कि ये तो हुआ कर्मकांड वाला मजहब। जैसे मैंने कहा 97% लोगों ने आगे कूद कर कहा कि वो भगवान में विश्वास करते हैं, लेकिन कैसे विश्वास करते हैं। 74% भारतीयों का ये मत है कि जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे कर्मों की सजा है। तो फिर मार्केट विल रेगुलेट इटसेल्फ। मार्केट क्यों नहीं काम करेगी जब आप ये मानकर चल रहे हो कि आपके ही भाग्य का ये नतीजा है। एक कर्म जो मैंने पहले किए थे उसका नतीजा ये हो रहा, मुझे नौकरी नहीं मिल रही। भाग्य, 70% भारतीय भाग्यवादी हैं। उन्होंने कहा ये हम भाग्यवादी हैं, मेरी किस्मत में नहीं था। इंटरव्यू तो अच्छा हुआ था, मेरी किस्मत में नहीं था। जातिवादी कुछ नहीं थी, मेरी किस्मत थी। तो अगर सब चीजें किस्मत, और ये मैं आपको ये बता रहा हूं सर्वेक्षण के नतीजे, ये केवल मेरी आपकी बात नहीं है। भूत प्रेत 50% भारतीय मानते होते हैं, अकेले में डर लगता है, और भूतों को उतारना, बुरी नजर, जादू टोना और उतार करवाना, यानी अगर किसी ने किसी पर जादू करे उसको उतार करवाना, तकरीबन 50% भारतीय मानते हैं और बाबाओं के पास जाते हैं। अब इसमें विवेक कहां पर है? ये धर्म है हमारा। मैंने आपको राजनीति की कहानी बताई, मैंने आपको अपना अर्थ
जो हमारा आर्थिक स्थिति है देश की उसके बारे में बताया, और अब ये जो है वो हमारे समाज की एक तस्वीर है और जो कि बहुत अच्छी तस्वीर नहीं है। अंतिम बात ये बिल्कुल वाकई में अंतिम बात है, वह है समाज की नैतिकता की बात है। याद रखिए, जैसा समाज, सारा दोष हम दे दें बीजेपी को, सारा दोष दे दें किसी पॉलिटिकल पार्टी को और ये कहें कि नेता तो होते ही ऐसे हैं, नेता हम में से ही जाते हैं। याद रखिए हमेशा इस बात को, नेता हम ही लोग तो हैं, हमारे ही तरह तो हैं। तो हमारे यहाँ जो सक्सेस की डेफिनेशन है वो क्या है, आप कैसे सक्सेस हो, आपकी सफलता क्या है। तो अगर आपकी सफलता ये है कि आप किसी भी तरह से दूसरों को डिच करके, दूसरों को हटाकर कामयाबी हासिल कर लें, तो कोई भी आपसे कोई नैतिक सवाल नहीं पूछेगा। ये नैतिकता का ह्रास है। तो हमारा रैशनलिज्म या विवेकवाद तबाह हो रहा है, हमारी नैतिकता तकरीबन जा चुकी है। हमारी राजनीति में हम खुद इतने ज़्यादा आंखें मीच कर खड़े हैं कि हमको अभी भी ये लग रहा है कि इस इलेक्शन में अगर ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। अगर मान लीजिए कल को कांग्रेस और राहुल गांधी भी आएंगे तो वो भी राम मंदिर जाएंगे, वो भी यही करेंगे, क्योंकि डोमिनेंट नैरेटिव ऑफ पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो आखिर चीजें कहां से शुरू करें? अंतिम बात यह है कि चीजें समाज से शुरू करें। हम अपने सवाल खुद देखें, और क्योंकि मैं सुधारक नहीं हूं इसलिए मुझे नहीं मालूम कैसे करें, ये हमको सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।